हेलो स्टूडेंट, हाई स्कूल वाले बच्चों का काफ़ी वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि सर हमारा कुछ कराइए। तो आज स्पेशली मैं उनके लिए सन 2024 वाला पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आ जाइए स्टूडेंट और देखिए, सेट है आपका 2024 का विज्ञान का, और सेट का कोड है 824 और आईपी। सेट का कोड है 824 आईपी। ये पेपर है आपका, ये लास्ट ईयर विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका संकेतांक है ये 824 और आईपी। तो देखिए, इसके प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे और साथ साथ और भी इसके आसपास के जितने भी प्रश्न होंगे उनसे आपको अवगत कराते चलेंगे। तो ये इंटर वाले ये ना समझें, इंटर वालों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है विद्युत को और लाइट को लेते हुए, क्योंकि हाई स्कूल का लाइट और हाई स्कूल का विद्युत दोनों ही आप लोगों को लगभग 35 या 40% हाई स्कूल से ही कवर हो जाता है आपका। तो इंटर वालों के लिए भी वो वीडियो बराबर उपयोगी होगा। पहला क्वेश्चन है साहब, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो हाई स्कूल वाले समझ लो, आपका जो पेपर होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड होगा। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ये होगा आपका फिजिक्स और ये होगा आपका केमिस्ट्री और ये होगा आपका बायोलॉजी। आपके जो OMR बेस्ड प्रश्न जो आएंगे वो 20 होंगे। इसमें 7 और 6, 7 आपके फिजिक्स के होंगे, 6 आपके केमिस्ट्री के होंगे और 7 आपके बायोलॉजी के होंगे। 7 प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे। तो ये आपके 2024 का जो साइंस का पेपर है उसका पहला प्रश्न है आपका कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। पहला ऑप्शन दे रखा है अवतल लेंस। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस और तीसरा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है समतल लेंस। समतल लेंस। और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न को हम देखेंगे। किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जो काम आपका दर्पण में होता है, जो काम आपका दर्पण में होता है, उसके अपोजिट वह काम आपका लेंस में होता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा आभासी और प्रतिबिंब बनाएगा सीधा। उत्तल दर्पण आभासी और ये सीधा और वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण देखिए ये प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक, अवतल दर्पण वास्तविक बनाएगा। वास्तविक के साथ साथ जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वस्तु से छोटा भी बनाएगा कहीं, कॉमा कहीं बड़ा भी बनाएगा। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और बड़ा भी बनाएगा। एक कंडीशन और है, अगर वस्तु हमारी P और F के बीच में रखी है, यानी P माने दर्पण का ध्रुव और F माने फोकस दूरी, वस्तु P और F के बीच में अगर रखी है, बीच में रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, कभी लेंस रख देता है, कभी दर्पण रख देता है, इसलिए सारी की सारी थ्योरी एक बार में आप समझ लो, कोई भी प्रश्न लगेगा आप आसानी से बता पाएंगे। P और F के बीच में रखी है अगर वस्तु हमारी, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो अगर बात होती कि साहब दर्पणों की, तो इस टेबल को देख के हम काम चला लेते। अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वस्तु से छोटा बना सकता है, वस्तु से बड़ा भी बना सकता है। अगर P और F के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए दर्पणों की बात हो गई। मैंने आपको बताया जो काम दर्पण में होता है उसका उल्टा काम लेंसों में होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काम होगा वो किस में होगा? अवतल लेंस में होगा। किस में होगा? अवतल लेंस में होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो काम हुआ था वो अब अवतल लेंस में काम हो रहा है। आभासी बताएगा और सीधा बना देगा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो आप देखिए आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा बना रहा है? अवतल लेंस। तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यानी अवतल लेंस बनाएगा। क्लियर? और देखिए बाकी जो थीम है हमारी उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, और हमारा अवतल लेंस हो गया। अब आप उत्तल लेंस पे आ जाइए। तो उत्तल लेंस, जो काम हमारा अवतल दर्पण ने किया है
वही सारे काम हमारा उत्तल लेंस करेगा। ठीक है ना। तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं आज के बाद कि कौन कैसा क्या बनाएगा, सारी थीम आपके सामने है, आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो काम उत्तल में हो रहा है उस काम को किस में करवा दोगे, अवतल में करवा दोगे। जो अवतल में हो रहा है उस काम को उत्तल में करवा दोगे। ठीक है। जैसे मान लो लेंस की बात करते हैं हम, तो उत्तल लेंस को लिखते हैं हम अभिसारी लेंस। कभी कभी ये भी पूछने को आ जाता है, क्या है ये, अभिसारी लेंस। और ये क्या है, ये है हमारा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ये है हमारा अभिसारी लेंस और ये है हमारा अपसारी लेंस। तो अगर देखो हम दर्पण पे आ जाएं, तो भाई साहब अब अवतल दर्पण की हम बात करें तो हमारा उत्तल लेंस कैसा था, अभिसारी था, जबकि दर्पण अवतल होगा, अभिसारी। कौन सा होगा, अवतल, अभिसारी होगा। जबकि उत्तल कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा हमारा अपसारी। कभी कभी उत्तल अवतल ना देगा, अभिसारी अपसारी देगा। समस्या सॉल्व। हम लेंसों का याद रखें कि उत्तल लेंस कैसा है, कि साहब उत्तल लेंस हमारा अभिसारी है। क्या अवतल लेंस कैसा है, कि अवतल हमारा अपसारी है। उल्टा कर दें तो क्या मिल जाएंगे, दर्पण, बड़ी आसानी से। अब देखिए एक बात और रह गई कि देखिए यहाँ तो बात कर रहे हैं हम अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की। ये कौन सा लेंस आ रहा है, समतल लेंस आ रहा है। तो समतल लेंस कोई होता ही नहीं। सीधी सीधी बात किसकी करें हम, समतल हमारा दर्पण होता है। समतल कौन होता है, दर्पण। तो ये बेचारा रह गया है, तो इसे भी इंक्लूड कर लो, काम खत्म हो जाएगा। चाहे हाई स्कूल हो आपका या इंटर हो, कहाँ क्या प्रतिबिंब बन रहा है देखते ही आप बता दोगे। कैसे, समतल दर्पण आभासी बनाएगा। कैसा बनाएगा स्टूडेंट, आभासी। आभासी कैसा होगा, सीधा होगा। अब सीधे के बाद क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब आप ये ना समझें कि खाली एक प्रश्न बोर्ड का क्लियर हुआ है। इससे आपके कितने प्रश्न क्लियर हो गए, इससे लगभग आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब कहीं से भी क्वेश्चन आपको लगेगा बोर्ड में, और पक्की बात है 2 जरूर लगेंगे, एक थ्योरी में लगेगा और एक ऑब्जेक्ट में लगेगा, डेफिनेट लगना है। अब के मानो 2024 में लेंस का लगाया है, तो अब के हो सकता है कि आपको दर्पण का लगाया। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, नोट आप कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आज के बाद प्रतिबिंब बनने का झंझट खत्म आपका। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका बनाया है उसने। दूसरे क्वेश्चन में कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन दूसरे में कह रहा है, एक गोलीय दर्पण के, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से
दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी, फोकस की दूरी क्या होगी, फोकस की दूरी क्या होगी। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। पहला ऑप्शन है साहब 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। देखिए गोलीय दर्पण है, उसने ये नहीं बताया कि अवतल है या उत्तल है, नहीं कहा, खाली उसने कहा गोलीय दर्पण है। तो एक दर्पण बना लीजिए, आपने एक दर्पण बना के तैयार कर लिया। मान लो ये दर्पण आपने बना लिया, एक भाग को आपने पॉलिश कर दिया, प्रकाश का परावर्तन चिकने भाग से होने लगेगा। ठीक है ना, दर्पण हो गया एम और ये हो गया आपका एम डैश। ठीक है, अब देखिए बीचों बीच से एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन को, तो ये लाइन क्या बोली जाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप ड्रॉ कर लेंगे। मध्य बिंदु जो होता है हमारा पी होता है, पी से हम एफ की बात करते हैं, ठीक बराबर दूरी पर हम सी की बात करते हैं। तो सवाल में कह रहा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी आपको दे रखा है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, आपको बहुत बढ़िया तरह से याद रहेगा, थोड़ा पी को ऊपर लीजिए। कुछ रिश्तेदार देखें आपके घर आते हैं और कभी काम आते नहीं हैं, बार बार आ जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, तो उनके लिए आप ध्यान रखिए फुल्का फाड़ कंपनी होते हैं। कौन से होते हैं, फुल्का फाड़ कंपनी होते हैं। तो फुल्का फाड़ कंपनी, ध्यान रहेगा भाई। पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो फुल्का फाड़ कंपनी, ध्यान रखना, पेपरों में ध्यान रहेगा आसानी से। तो फुल्का फाड़ कंपनी। अब देखो फाड़ कंपनी से दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि ये पी से बराबर दूरी पर होता है, तो इतनी दूरी कितनी हो गई, इतनी हो गई 10 सेंटीमीटर। इतनी दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने पूछा था कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। तो इतनी दूरी पूछ रहा है आपसे, फोकस की दूरी। आंसर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर। चलिए देखिए साहब, नोट करते जाइए, एक एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। तीसरा देखिए भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, 3 घंटे में कवर हो पाएगा, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को रोकिए, आराम से उतार लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। ऐसा तो है नहीं, क्लासरूम की तरह तो होता नहीं है वीडियो में, कितनी देर रोका जाए, पेपर फिर हो नहीं पाएगा आपका। अब क्वेश्चन तीसरा है आपका, क्या कह रहा है, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण आकाश
नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। वो कौन सी घटना है जिसके कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है आपका अपवर्तन, अपवर्तन है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपका विक्षेपण, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकीर्णन। तो देखिए आपकी जो लाइट यूनिट है उसमें ये सारी की सारी घटनाएं हैं। तो देखिए अपवर्तन की घटना आप लिखिए, इसका तो आंसर हो गया आपका प्रकीर्णन। तो पहले इसका सॉल्यूशन आप देखिए, प्रकीर्णन, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, प्रकीर्णन। इसके एग्जाम्पल देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा, गहरे जल का नीला दिखाई देना, गहरे जल का नीला दिखाई देना। तीसरा है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। चौथा ऑप्शन है साहब आपका, ये एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में तैरते रहते हैं कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, प्रकीर्णन के कारण। गहरे जल का नीला रंग क्यों दिखता है? तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी एग्जाम्पल किसका है? प्रकीर्णन का। चौथा एग्जाम्पल और है हमारा, खतरे के सिग्नल के रंग का लाल होना, खतरे के सिग्नल के रंग का लाल होना। तो ये खतरे के जितने भी सिग्नल बनाए जाते हैं उनमें हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और आप लोग जानते हो प्रकीर्णन के बारे में, जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धुएं और धूल या ओस के कण विद्यमान रहते हैं, तो अधिकतर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। एक विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे प्रश्न लीजिए, और भी एग्जाम्पल आते रहते हैं। चौथा, एक लेंस की क्षमता। क्वेश्चन चौथा है आपका, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यानी D है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र देखिए, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 50 - 50
पहला ऑप्शन है प्लस के 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है माइनस के 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है माइनस के 25 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है हमारा प्लस के 25 सेंटीमीटर। तो देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर 1/F इन मीटर में, इन मीटर, और P बराबर 100/F किसमें होता है, इन सेंटीमीटर, पावर का फॉर्मूला। और देखिए मात्रक क्या होते हैं, तो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। डी से रिप्रेजेंट किया जाता है डायोप्टर को। लास्ट ईयर आपकी परीक्षा में पूछ लिया था, डायोप्टर ना देके प्रति मीटर, तो इसका अन्य मात्रक भी आप जोड़ोगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रति मीटर कहेंगे या प्रति सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, प्रति सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 1/F या 100/F, तो मात्रक प्रति मीटर भी हो सकता है या प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इसे हम सॉल्व करें तो क्षमता कितनी है, P बराबर 2D, 2 डायोप्टर, प्लस का है F बराबर क्या, तो F बराबर आप इससे करेंगे सेंटीमीटर वाले से, तो 100/, क्या हो जाएगा P, तो 100/, प्लस के कितने हो गए 2, कैंसिल आउट कर दो तो 50 सेंटीमीटर, कहेगा प्लस का। ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम में अल्टरनेट क्वेश्चनों को लगाओगे, तुक्काबाजी तो साइंस में फेल करा देगी भाई। तुक्काबाजी से नहीं लगते हैं, हवाई नहीं होता। तो हनुमान जी का नाम लिया और ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट को आप देखिए। और हाई स्कूल का जितना भी लाइट है और विद्युत है, 3-4 वीडियो का है, एक वीडियो आज बना दे रहे हैं, पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं, उसके बाद में 3-4 वीडियो आपको दे देंगे, आप पढ़ के चले जाना। 25 में 25 नंबर आपके फिजिक्स में आ जाएंगे और 20 नंबर आपके केमिस्ट्री में आ ही जाएंगे। बायो विषय आपका रटने का है, तो आसानी से आप रट लो चीज़ों को, समझ के रटना, पर ऐसे मत रट लेना कि यों के तो आ गया तो आप कर पाओगे और यों के तो नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन 5वें में कह रहा हूँ आपसे कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के, वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपका ए भूसंपर्क तार, ऑप्शन बी है आपका उदासीन तार, ऑप्शन सी है आपका जीवित तार, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्यूज तार को हम जोड़ते हैं जीवित तार के साथ,
श्रेणी क्रम में। किसके साथ? जीवित तार के साथ। क्योंकि जैसे ही इसमें ज़्यादा विद्युत होती है, यानी विद्युत धारा का मान अचानक शॉर्ट सर्किट से या कैसे भी बढ़ जाता है, तो ये फ्यूज तार, ठीक है, ये गल जाता है और परफेक्ट टूट जाता है, जिससे हमारे घरों में लगे उपकरण बच जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन करिए। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि शक्ति कौमा कार्य तथा समय के मात्रक क्रम से x1, x2, x3, यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रम से x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं, तो कौन सा संबंध सही होगा? देखिए, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा है। यह शक्ति कार्य और समय के मात्रक क्रम से x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं, तो कौन सा संबंध सही होगा? तो अगर शक्ति का फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हो तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको x1 डॉट x2 बराबर x3। बी ऑप्शन आपको दे रखा है उसने x1 डॉट x3 बराबर x2। फिर आपको दे रखा है ऑप्शन सी x2 इंटू x3 बराबर दे रखा है आपको x1। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है उसने x1 डॉट x2 डॉट x3 बराबर 1। तो देखिए, P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T। P क्या है? P शक्ति है। W क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आपको याद रहेगा। P शक्ति है, W क्या है? W कार्य है। T क्या है? T समय है। आप लोग उनके फॉर्मूले तो जानते हैं। P बराबर W/T या P बराबर mgh/T या P बराबर BI या P बराबर I²R या P बराबर B²/R। भाई, शक्ति जैसे आप ज्ञात कर पाएँ, जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके ये हो जाएंगे। शक्ति आप ज्ञात कर पाओगे यदि आपके पास कार्य हो और आपके पास समय हो। तो P बराबर W/T हो गया। अगर आपको द्रव्यमान दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, G दे रखा है और ये है साहब T समय, तो आप P बराबर mgh/T लगाएंगे। अगर P बराबर दे रखा है BI, तो वोल्टेज और धारा ज्ञात हो आपको। P बराबर I²R धारा और रेजिस्टेंस के पदों में, और P बराबर B²/R वोल्टेज और R हो। एक बात और है कि P बराबर F इंटू बी भी होता है। B ये छोटी भी है, यानी 22 नंबर वाली। यानी अगर आपको बल और वेग दे रखेगा तब भी आप शक्ति ज्ञात कर सकते हो P बराबर F इंटू बी से। तो ये शक्ति के फॉर्मूले हैं। आपके क्वेश्चन में P बराबर W/T वाले फॉर्मूले का उसने यूज किया है। तो P हो गया आपका, उसने कहा है कि यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रम से, तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? x1 हो गया। तो यहाँ पे आपने लगा दिया x1,
और इसके बाद कार्य का मात्रक क्या हो गया, x2 हो गया, तो यहाँ लगा दिया आपने x2। समय का मात्रक क्या हो गया, समय का मात्रक x3 हो गया, तो यहाँ लगा दिया आपने x3। हल्का सा गणित आप जानते हैं, क्रॉस में गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा x1 इंटू x3 बराबर x2। करिए मैच, कौन सा है, ये भी नहीं है। अच्छा ये रहा हमारा आंसर, x1 इंटू x3 बराबर x2। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अब तुक्का बताओ कैसे लगाओगे, तुक्का लगाओगे गलत ही जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। चलिए देखिए 7वें प्रश्न पे आइएगा। नोट कर पा रहे हैं, चलिए एक बार में प्रश्न को आप समझ जाइए आसानी से, एक बार में ही आप प्रश्न को समझ जाओ। बोर्ड का मतलब ये कतई नहीं है कि बोर्ड आपको परेशान करेगा। बोर्ड केवल ये नॉलेज चेक करेगा कि आपने पूरी साल साइंस को थोड़ा बहुत देखा है या नहीं देखा है। ठीक है बेटा, देखिए 7वां प्रश्न उन्होंने बनाया, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा, 7वां एक चालक में 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक कोई चालक है भाई, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है इसके संगत 2 सेकंड में, इसके संगत 2 सेकंड में, इसके संगत 2 सेकंड में आवेश की मात्रा कितनी होगी, आवेश की मात्रा कितनी होगी। आवेश की मात्रा की बात कर रहा है। प्रश्न देख लो, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके 2 सेकंड में आवेश की मात्रा कितनी होगी। 10, 5, 20, 25 ऑप्शन दे रखे हैं। 10 कूलम और 5 कूलम, सी दे रखा है 20 कूलम और डी दे रखा है 25 कूलम। 10 का सी, यानी पहला ऑप्शन है 10 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 5 कूलम, तीसरा है 20 कूलम और चौथा है 25 कूलम। आप लोग जानते हो आई बराबर दे रखा है 10 एम्पियर और समय दे रखा है टी बराबर कितना, 2 सेकंड। क्यू आपसे पूछ रहा है, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला आप जानते हैं, तो क्यू बराबर भाई साहब ये हो गए आपके 10, ये हो गए 2, आंसर आ गया 20 कूलम। कितना आंसर आ गया, 20 कूलम। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। ये आपके फिजिक्स के साथ इसमें क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, 7 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो 8वां क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का शुरू होगा। तो आप देखिए केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कॉमनली, तो आप समझिए। अगर नोट कर रहे हैं तो आप नोट करिए, कर पा रहे हैं। देखिए आठवां सवाल है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी का पैर या हाथ या उंगली टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद चढ़ जाता है जो, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
का सूत्र पूछ रहा है कि उसका फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए CaSO4 इंटू 1.H2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको CaSO4 इंटू 2H2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको CaSO4 H2O। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है उसने CaSO4 इंटू 5H2। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो आप ध्यान रखना 1/2 को देख लेना, CaSO4 इंटू 1/2H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। नमा देखिए, नमे में इसने कहा कि pH मान, pH पैमाना आपने पढ़ा होगा 8.5 वाला बिलियन है, 8.5 वाला बिलियन है। नंबर ए दे रहा है क्षारीय, नंबर बी में दिया है उसने अम्लीय, नंबर सी में आपको दिया है उसने उदासीन, नंबर डी में दिया है आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। pH, तो देखिए जल का pH आप जानते हैं, ध्यान रखना जल का pH कितना होता है, जल का pH 7 होता है। 7 से कम तो होंगे आपके अम्लीय, 7 से अधिक तो होंगे आपके क्षारीय। तो देख लो आप, देखो जल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जल का pH क्या है, तो जल का pH 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। तो ये 8.5 कितना है, 7 से अधिक है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, ठीक। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है। ये पूछ रहे हैं का IUPAC नाम है। एक नाम जरूर पूछेगा, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ब्यूटेनल, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्यूटेनॉल, तीसरा ऑप्शन है आपका 2-मेथिल प्रोपेनल और डी ऑप्शन है आपका 2-मेथिल प्रोपेनॉल। तो बताइए इसका ऑप्शन ब्यूटेनॉल है, 2-मेथिल प्रोपेनॉल है, 2-मेथिल प्रोपेनॉल है, तो इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। 11वें पे आप आ जाएंगे। 11वां है आपका बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व, 7
7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व। तो देखिए आपने पढ़ा है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 17वां वर्ग आपने पढ़ा है। इसमें क्या है, F फ्लोरीन। इसका होता है हमारा 9, और इसे तोड़ा जा सकता है 2,7 में। तो ये कह रहा है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। तो हमें पता लग गया ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है साहब A अधातु, अधातु। इसके बाद कह रहा है B धातु। C में कह रहा है साहब हमारा उपधातु, उपधातु। और D में आपको कह रहा है ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। तो देखो आप लोग जानते हो उपधातु, उपधातु हमारे 7 होते हैं, उपधातु हमारे 7 होते हैं। देखिए पहला उपधातु होता है हमारा Pb, सॉरी, पहला हमारा उपधातु होता है जर्मेनियम, दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन। पहला जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन होता है। तीसरा हमारा होता है Pu, चौथा होता है हमारा Te, जर्मेनियम सिलिकॉन Pu Te। पांचवा होता है हमारा आर्सेनिक, आर्सेनिक। और छठवां होता है हमारा Sb, और सातवां हमारा होता है बोरोन। ये हमारे 7 उपधातु होते हैं। अब देखिए उपधातु तो ये होगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होने चाहिए। तो देखो ये गुण होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान पाए जाते हैं पूरे वर्ग में। तो या तो फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन होगा, या Br होगा, या I होगा, या आंटी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप जानते हो इन्हें क्या बोला जाता है, हेलोजन। क्या बोला जाता है ना, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, अधातु। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लो आप लोग। चलिए 11वां प्रश्न हमारा हो गया। बारहवां देखिए कैल्शियम प्रश्न है आपका 12वां। कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें आपको CaNO3। ऑप्शन बी दे रखा है आपको CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी दे रखा है आपको Ca3NO3। ऑप्शन डी दे रखा है आपको उसने Ca2NO3। तो देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र तो ये होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो डायरेक्ट सूत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे देखो सोडा के सूत्र बहुत पूछे जाते हैं, जैसे NaHCO3 यानी पाक सोडा। क्या कहोगे स्टूडेंट से, पाक सोडा, ठीक है ना। अभी अभी देखो PCS के एग्जाम में लगा है, PCS प्री के एग्जाम में पूछा गया है तुम्हारे हाई स्कूल के पाक सोडे का सूत्र NaHCO3, ठीक है ना। पाक सोडा कहते हैं इसे, या इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा।
पाक सोडा या बेकिंग सोडा, NaHCO3। एक होता है हमारा NaOH, 3 सोडा होते हैं हमारे। और तीसरा क्या होता है हमारा धावन सोडा होता है Na2CO3 H2O। तो ये 3 सोडा आपको याद होने चाहिए, ये सोडा बार बार रिपीट होते हैं। इसे आप बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं इसे? धावन सोडा। और ये कौन सा होता है? ये वाला NaOH, ये होता है आपका कास्टिक सोडा। क्या होता है ये? कास्टिक सोडा। ये 3 सोडा हाई स्कूलों में ज़रूर आते हैं, जैसे पेप्सी में सोडा डाल के पी लेते हो आप, वही सोडा है। लग रहा है क्या वही सोडा है? अरे भाई इसे नहीं पी पाओगे, वो सोडा नहीं है। चलिए 12 नंबर हो गया। इसके बाद 13 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से असंतृप्त, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको C2H2, ऑप्शन बी दे रखा है आपको CH4, ऑप्शन सी दे रखा है आपको C2H6, ऑप्शन डी दे रखा है आपको C3 और H8। तो ध्यान रखना, 2 हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला ऑप्शन तो यही ठीक है, C2 और H2 है ना, पहला ऑप्शन ये ठीक है हमारा C2H2। सेकंड ऑप्शन और आप ध्यान रखना कभी आ जाए तो C2H4 और होता है, C2H4। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नोट करिए। ठीक है ना, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो C2H2 और C2H4। चलिए देखिए, यहाँ हमारे केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 6, वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं 13 पे आके। 14 जो क्वेश्चन शुरू होता है वो हमारा बायो का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। केवल फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकलों में दिक्कत आएगी, बाकी आप कर लेंगे। रक्त दाब नापा जाता है, रक्त दाब नापा जाता है, यानी रक्त दाब नापा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है उसने, ऑप्शन ए दे रखा है इस्फाय आधा गा मो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर। बी ऑप्शन है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। नंबर सी है आपका माइक्रोस्कोप, नंबर डी है आपका माइक्रोमीटर। तो देखिए, इससे धड़कन नापी जाती है, तो कान में लगा के डॉक्टर ऐसे चेक करता है, वो होता है हमारा स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप देखो 2 होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे ये हमारा हाथ है, उस पर हमें जीवाणु दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस पर तैरते हुए नजर आएंगे। जैसे दही के कीड़े हमें दिखाई नहीं देते,
अगर हम इससे देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो मोटे मोटे कीड़े उसमें चलते हुए आपको दिखाई देंगे, आप दही नहीं खा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप छोटे छोटे बहुत बारीक कणों को जो आंखों से नहीं देखे जा सकते आसानी से दिखा देगा, ठीक है ना। और ये माइक्रोमीटर देखो लंबाई का मात्रक है फिजिक्स में, है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसे आप मिटा लो वरना दो राइट कर दोगे आप। 15वें पे आ जाएंगे। कौन सा पादप हार्मोन है? 15वां, कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो पहला कह रहा है साहब ये थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है ये आपसे इंसुलिन कब लिया जाता है? जब डायबिटीज हो जाती है तब लिया जाता है इंसुलिन। साइटोकाइनिन और ये डी दे रखा है आपको इसने एस्ट्रोजन। तो इसमें आपका सही है साइटोकाइन। 16वां नंबर आइए। 16वें नंबर में कह रहा है एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प है आपका, ऑप्शन दे रखे हैं उसने ए गुड़हल। ऑप्शन क्या है? गुड़हल। बी दे रखा है उसने पपीता अभी सीजन भी चल रहा है खाने का, पपीता। और सरसों। डी ऑप्शन है आपका गुलाब। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है एक लिंगी पुष्प होता है, तो एक लिंगी पुष्प आपका होता है पपीता। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वें क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे कि पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है। तो पहला कह रहा है साहब हाइड्रा। पहला ऑप्शन ए दे रखा है आपको हाइड्रा। ऑप्शन बी दे रखा है आपको उसने ब्रायोफिल्म दे रखा है। तीसरा दे रखा है उसने अमीबा। और चौथा उसने दे रखा है आपको प्लेनेरिया। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा है ब्रायोफिल्म, तीसरा है अमीबा और चौथा है प्लेनेरिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी प्लेनेरिया पुनर्जनन का उदाहरण है। उसके बाद आ जाइए आप, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे ऑब्जेक्ट वाले आपके। प्राकृतिक 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राकृतिक पारतंत्र। प्राकृतिक पारतंत्र है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है उसने गमले। क्या दे रखा है? गमले दे रखे हैं, गमले। ऑप्शन बी आपको दे रखा है उसने
जल और जीवशाला, जल जीवशाला। ऑप्शन सी दे रखा है आपको खेत, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है उसने वन। ठीक है, तो देखिए गमले आप खुद तैयार करते हैं। जल जीवशाला यानी घरों में जो मछलियाँ पालने का आप बना लेते हैं वो जल जीवशाला कहलाता है। खेत आप स्वयं तैयार करते हैं, वनों को आप स्वयं तैयार नहीं करते, वन ऑटोमेटिक उत्पत्ति करते हैं। तो प्राकृतिक यानी प्रकृति की देन है वन। ठीक है, प्राकृतिक सम्मान आपका वन हो जाएगा। 20वें नंबर पे आप आ जाइए, तो वो होगा आपका आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ए, तो ए ऑप्शन है आपका चूहा, चूहा। बी ऑप्शन कह रहा है आपका बिल्ली, बिल्ली। सी ऑप्शन है आपका खरगोश, सी ऑप्शन है आपका खरगोश। और डी ऑप्शन है आपका हरे पौधे, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। देखिए आहार श्रृंखला में अब उत्पादक का कौन काम करते हैं, तो ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, ये डी ऑप्शन है। तो देखिए ये 20 आपके प्रश्न टिक के साइंस में आते हैं, अल्टरनेट क्वेश्चन इन्हें बोला जाता है। आप वोकैबुलरी क्वेश्चन कह सकते हैं, या आप गांव की भाषा में इसे टिक मार का भी कहते हैं, MCQ भी बोलते हैं आप इनको। ये आपके 20 आते हैं जो OMR शीट पर भरे जाते हैं। अब देखिए इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया पेपर का, और पार्ट बी, पार्ट बी आपका शुरू होगा। हाँ जी, पार्ट बी इसका शुरू होगा, और पार्ट बी में भौतिक विज्ञान के आपके प्रश्न रहेंगे। किसके रहेंगे बेटा, भौतिक विज्ञान के रहेंगे। तो ठीक है, आप पहले इन 20 क्वेश्चनों को तैयार कर लो, और उसके बाद, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं जानता हूँ इतनी देर आप स्टैंड मुश्किल से कर पाते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।